जय हिंद। आज इस लेक्चर में समझेंगे कि क्लास 10 का अंशाल पेपर सेट नंबर 2 2020 एलके। पिछले लेक्चर में हम लोग समझे थे क्लास 10 का अंशाल पेपर सेट नंबर 1, जिसमें एक ही लेक्चर में पूरा अंशाल पेपर सॉल्व हो गया था। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, पांचवा का क, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्लोरीन एक प्रकार का खुद गैस है, तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, जस्ता, जिंक और सल्फर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा अच्छे से आना चाहिए डिटेल में। तो सबसे ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम और सबसे नीचे होता है आपका गोल्ड। तो हाइड्रोजन से अब इनमें से देखना होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन ऊपर है। तो हाइड्रोजन से ऊपर आपका जिंक है, और जिंक आसानी से आपको हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये जस्ता जिंक आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? दिया लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और सिलिकॉन। अब आवर्त सारणी में आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप जैसे आपका दिया हुआ है फर्स्ट ए और सेकंड ए, थोड़ा सा लिख दिया जाए यहाँ पर। फर्स्ट ए आपका होता है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर उसके बाद सेकंड में आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अब देखिए इनमें से कौन सा मिल रहा है सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में इस ऑप्शन में चूज करिए आपका लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है। तो इस प्रकार से आपका मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप का हो जाएगा तत्व। बोरान आपका ये थर्ड का और सिलिकॉन वो अगला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप कहते किसे हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध पाए जाते हैं। जैसे आपका मीथेन हो गया CH4, और आपका C2H6 हो गया, मीथेन हो गया, एथेन हो गया। ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनकी संरचना बनाएंगे, कार्बन का 4 बंध होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके बीच में क्या है? एकल बंध है। और यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके बीच में क्या है? एकल बंध। तो एक प्रकार का क्या हो गया? एकल बंध हो गया। और इनमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो दिया हुआ ऑप्शन की एकल बंध, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध भी हो सकता है। फिर पूछा है कि चतुष्फलकीय संरचना इसकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। फिर कहा है कि कार्बन कार्बन आबंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्बन और द्विबंध कार्बन जो है इसमें, ये आपका एक प्रकार का असंतृप्त का उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, ये द्विबंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में आपका 6वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है कि धावन सोडा और दूसरा दिया है विरंजक चूर्ण। तो धावन सोडा का एक बार यहाँ पर सूत्र लिख दें, Na2CO3 × 10H2O, और विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और धावन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पूछा है आपसे कि केवल 2-2 उपयोग लिख दीजिए। तो
सबसे पहले इसका उपयोग होगा ये आपका कि जैसे आपका पहला उपयोग है यहाँ से, इसको आप धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में, और कपड़ा धोने में, और दूसरा आपका हो जाएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में। इसके कई उपयोग हैं। पहला आप लिख सकते हैं कपड़ा धोने में, दूसरा प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, और दूसरा पूछा है कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग किसमें करते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग आप देखते हैं कि जल को साफ करने में, शुद्ध करने में, और जीवाणुनाशक के रूप में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में, और दूसरा लिख सकते हैं आपकी जल का शुद्धिकरण के रूप में, इसके भी कई उपयोग हैं। और फिर इस प्रकार से आप इनका उपयोग लिख सकते हैं, इनके सूत्र हैं और इनके रासायनिक नाम भी हैं। केवल आपसे प्रश्न में पूछा है कि इनके दो उपयोग लिख दीजिए, तो दो उपयोग आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद छठा का ख नंबर पूछा है आपसे, लघुत्तरी प्रश्न में ये भी आएगा कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन को देख लिया जाए। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रो का मतलब हो जाएगा आपका, हाइड्रो का मतलब और कार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये आपका होता है, इसके प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा होता है आपका इधर से, दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त। यही आपसे पूछ रहा है संतृप्त और असंतृप्त को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, अभी पीछे वाले प्रश्न में बहुविकल्पी में आप देखे हैं आया था प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि संतृप्त बंध उसे कहते हैं और जिनमें एल्केन उपस्थित होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें एल्कीन तथा एल्काइन उपस्थित होते हैं। तो आइए उदाहरण द्वारा देखते हैं इसको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण कौन से हो सकते हैं जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित हो। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा मेथेन CH4 कामा C2H6। अब दो उदाहरण आप दे देंगे हो जाएगा। और इसमें इसका असंतृप्त का देखें आप, असंतृप्त में आप लिख सकते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। तो द्विबंध वाला आपका जैसे हो जाएगा C2H4, C2H4, और यहाँ से दूसरा हो जाएगा आपका उदाहरण C2H2। आइए इसको समझना जरा समझते हैं कि कैसे CH4 में एकल बंध है और कैसे आपका मेथेन और एथेन में कैसे एकल बंध है, और असंतृप्त में कैसे द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं परिभाषा के तौर पर, और इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं संरचना के द्वारा। जैसे मेथेन का संरचना हो जाएगा आपका CH4 दिया हुआ है, तो कार्बन की संख्या 1 और इसके साथ एक को हाइड्रोजन जुड़ गया है CH4, सबके बीच में एकल बंध उपस्थित है, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H6 दिया है, कार्बन की संख्या आपकी 2 है। आप जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, तो सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है, सबके बीच में एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस प्रकार से सबके बीच में एक एकल बंध है, इसलिए इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं।
कई इसके उदाहरण है, मेथेन हो गया, फिर उस तरीके से आप लिख सकते हैं एल्केन। एल्केन में बहुत से आपके उदाहरण हैं, मेथेन हो जाएगा और ये आपका एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जिसके लास्ट में एन आ रहा है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। और असंतृप्त में इसका संरचना देखा जाए, कार्बन की संख्या दिया हुआ है 2 और हाइड्रोजन की संख्या दिया हुआ है 4। तो इसका मतलब कि कार्बन की संयोजकता पूरा होने के लिए आपको 4 बंध होना चाहिए। और असंतृप्त में आप परिभाषा के द्वारा जानते हैं कि उसमें द्विबंध या त्रिबंध आता है। तो कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बंद कर सकते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पर द्विबंध। तो 4 बंद पूरा होने के लिए आपको इसको आप ऐसे दिखा देंगे और इसको आप ऐसे दिखा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, और यहाँ से इसको एकल बंध के लिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये आपका C2H2, इसका नाम एथीन होता है और इसका नाम एथाइन है। एथाइन ये आपका एल्केन में आता है, एल्कीन में आता है, एल्कीन, और ये आपका एल्काइन में आता है। एल्काइन श्रेणी का ये प्राथमिक सदस्य और एल्कीन श्रेणी का ये प्राथमिक सदस्य है, और ये आपका एल्कीन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य है। तो इस तरीके से आपने देखा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण के द्वारा भी आपने परिभाषा भी समझा, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। हाइड्रोकार्बन पर आपने थोड़ा सा संक्षेप में इस पर नजर डाला कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन को आप पुनः एक बार देखें, इनका ये 2 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और उसे कहते हैं जिनमें जिसकी श्रृंखला खुली होती है, वे कार्बनिक यौगिक जिसकी श्रृंखला खुली होती है उसे हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसकी श्रृंखला बंद होती है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें एकल बंध उपस्थित होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध, या इस तरीके से कह सकते हैं कि जिनमें एल्कीन और एल्काइन उपस्थित होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न में पूछा है कि अल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। अल्कोहल और अम्ल, जैसे अल्कोहल का आपका साधारण सूत्र होता है अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको आप लिखते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं तो आपको एस्टर प्राप्त होता है RCOOR और प्लस H2O। आइए इसको थोड़ा संरचना के द्वारा देखते हैं। आप लिख देंगे RCOOH और प्लस HO और R, जिसको आप एल्कोहल कर रहे हैं, एल्कोहल, और इसको आप कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और एल्कोहल का H, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके H प्लस कैटालिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O और बन जाएगा R C और O और S R, इसको डैश दिखा दे रहे हैं, R आपका एल्किल समूह है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया एस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, और यह पूरी अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। तो इस प्रकार से ये छठवां प्रश्न का ग नंबर था, और इसका आप समीकरण इस तरीके से दे सकते हैं। तो फिर बाकी जो 7वां और 8वां प्रश्न है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अनफाल पेपर ही आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट में बताएं कि आगे कौन सा टॉपिक और क्या स्टार्ट किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगले पार्ट में मिलते हैं जहाँ से 7वां और 8वां प्रश्न किया जाएगा।